प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने वीडियोस बनाई थी, हमने कंप्लीट 3rd चैप्टर का सॉल्यूशन आपको दिया है सारी वीडियोस में, ठीक है। और आज हम चैप्टर 4 यानी डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 NCERT की जो 2 एक्सरसाइज हैं 4.1 और 4.2 को कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर, और 4.3 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बेसिक आता है मेरे पास में डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, तो किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है कि एक नंबर ए दैट विल बी एसोसिएटेड विद दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स ए दे रखी है कोई भी, और कोई ए नंबर है विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट कैन बी डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ये जो मॉडुलस का साइन है, ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है मेरे पास में, ठीक है। किस चीज़ का साइन है? डिटर्मिनेंट का। कभी अगर आप लोग इसको पढ़ो मॉडुलस ऑफ ए, ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं या फिर इससे करते हैं। तो हम जनरली जो हमारी बुक में नोटेशन यूज़ की गई है वो 99% क्या है, ये वाली यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बात का ध्यान रखना है हमें कि डिटर्मिनेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसका निकलेगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ओनली किसका पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। यानी कि जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो या फिर 3 क्रॉस 3 हो, यानी कि m क्रॉस n मान के चलो या फिर n क्रॉस n लेके चलो, जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जिस मैट्रिक्स के अंदर सेम होंगी उसी का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो 4.1 जो एक्सरसाइज 4.1 है मेरे पास में, ठीक है, उसमें क्या है, मुझे एक क्वेश्चन गिवन है भाई, यहाँ पे 4 दे दिया, 1 दे दिया, 2 और दिस, और डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। क्या कर दिया? डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, और क्वेश्चन लिख दिया ऊपर इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट, कि हमें इनको सोल्व करना है। देन द वैल्यू ऑफ दिस कितनी हो जाएगी भाई? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है, ठीक है। 4 × 1 माइनस 2 × 1 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 यानी कि 2। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? डिटर्मिनेंट। और इसको हम अगर ऐसे करके लिख लेते तो ये मेरे पास में क्या बन जाती? मैट्रिक्स बन जाती, और फिर ये क्या बन जाता? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो 2 है ये क्या है? इसी मैट्रिक्स को सोल्व करने के बाद आया मेरे पास में, ठीक है ना। जैसे हमने डेफिनेशन में क्या क्या था कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दैट विल बी एसोसिएट विद दैट मैट्रिक्स। एसोसिएट मतलब कि इसी मैट्रिक्स को सोल्व करने के बाद ये नंबर आया होगा, ठीक है। अब रो और कॉलम हम डिटर्मिनेंट निकालते कैसे? तो ये तो 2 क्रॉस 2 के लिए तो सेम है भाई, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास में डिटर्मिनेंट निकल आएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? 2 क्रॉस 2 के लिए। अगर अब बात करें किसके लिए? 3 क्रॉस 3 के लिए, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे जिसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3, 1 2 0 0 2 1 1 2 3 मान लेते ये है मेरे पास में, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में, और हमें क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे करेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट? तो इस वाले केस में किसी भी एक रो या फिर कॉलम के साथ में एक्सपेंड करेंगे हम। क्या करेंगे? किसी भी एक रो या फिर कॉलम के साथ में इस पूरे मैट्रिक्स को क्या है? एक्सपेंड कर देंगे, तो मेरे पास में क्या? डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। अब देखो कैसे करना है वो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का साइन लगाओगे, ठीक है भाई। हम मान लेते हैं पहली रो के अलोंग कर रहे हैं, तो क्या करोगे? पहले वाले नंबर को देखो, इसके ठीक आमने सामने वाले सब कुछ खत्म कर दो, ठीक है। इस नंबर को लिख लिया मैंने, और क्या करा? जो इसके सामने था कितना बचा मेरे पास? 2 1 2 3, यानी कि इन दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिख लो उसको 2 1 2 3, ठीक है।
फिर माइनस का साइन। अब दूसरे वाला नंबर ले लो, ये आ गया, इसके सामने वाली ख़त्म और ये वाली ख़त्म। अब इस बार बची ये वाली 0 और 1, तो अब क्या बचा 0 1 और 1 और 3। उसके बाद प्लस का साइन, साइन ऑल्टरनेट होता था, पहले प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर प्लस का होता है। ठीक है, क्या होता है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ऐसे ही फिर ये माइनस का होएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, फिर नीचे वाला प्लस का, फिर माइनस का और फिर प्लस का। अल्टरनेट साइन होते हैं, चाहे तुम रो वाइज देखो चाहे फिर कॉलम वाइज देखोगे। ठीक है ना, ये तो रही मेरे पास में सेकंड कॉलम की बात। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। तो 0, इसके नीचे के सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे और सामने के खत्म हो जाएंगे। कितना बचेगा 0 1 और 2 और 2। ठीक है ना भाई, इनको ढक लिया करो, ऐसे बच जाएगा 0 2 1 और 2 बचेगा मेरे पास में। अब इनको सॉल्व कर दो। 1, जब इनको सॉल्व करोगे 2 3 6 और माइनस के 2, माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो कितना बचेगा भाई 3 की 0 के साथ 0 माइनस 1, और जब 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा कंप्लीट 0 हो जाएगा मेरे पास में। अब 6 में जो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 4, और 4 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही रहेगा, यानी 4 ही बचेगा मेरे पास में। सिमिलरली यहाँ से कितना बचेगा -2 इंटू में -1 और ये 0, तो 4 माइनस माइनस प्लस के 2 यानी कि 6। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स कितना आ जाएगा मेरे पास में 6। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें तो देखो ये तो मैंने किसके अलोंग एक्सपेंड किया था, रो के अलोंग एक्सपेंड किया था। अगर मैं कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता तब भी आंसर यही आता। ठीक है ना, तब भी आंसर यही आता। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। मैट्रिक्स दिखो दोबारा से भाई, 1 2 0 0 2 1 एंड 1 2 3। ठीक है भाई, 3 क्रॉस 3 किया है। पहले मैंने किसके अलोंग किया था, ये रो के अलोंग है। अब कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें भाई। तो अब कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे, पहले नंबर ये रहा, इसके ठीक सामने और नीचे वाली ख़त्म हो जाएंगी। कितना बचेगा 1 2 1 और 2 3, माइनस का साइन, इस बार कितना आएगा 0। ठीक है भाई, 0 के साथ में करोगे तो इस बार ये वाली रो ख़त्म हो जाएगी। कितना बचेगा 2 0 और 2 3, फिर प्लस का साइन और कितना बचेगा 1। इस बार क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया 2 0 और 2 1। ठीक है भाई, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा अगेन, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना बचेगा 2 माइनस 0, और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम, यहाँ से 4, ये 0 बचा और प्लस के 2, कितना आएगा 6। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स चाहे हम ऑर्डर के कॉलम के साथ निकालें या फिर रो के साथ निकालें, आंसर कितना आएगा मेरे पास में 6 ही आएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा 6 ही आएगा। अब आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस टाइप से मेरे पास होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 2, ठीक है, वो मैंने आपको भी समझा दिया। ठीक है, जैसे अभी सोल्व करे थे, सिंपल से डिटर्मिनेंट दे रखी है और उनको क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने आप से कर सकते हो इस बार। और उसके बाद मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। ठीक है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, एक 2 क्रॉस 2 के लिए, एक 3 क्रॉस 3 के लिए। 2 क्रॉस 2 का मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ और 3 क्रॉस 3 का मैं सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि एक ऑर्डर डिटर्मिनेंट दे रखा है। देखो इस बार डिटर्मिनेंट दे रखा है, मुझे ध्यान रखना भाई, क्या ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये है डिटर्मिनेंट। हमें प्रूव करना है कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा देता हूं आपको। ठीक है, बस फर्क यह है कि वहां पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, वहां पे 2 क्रॉस 2 की है और मेरे पास में कितनी है
3x3 की मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है पूरे को और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट सोल्व किया गया है, ठीक है ना। क्या है, इस पूरे ए को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3a करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 3 0 3 0 3 6 0 0 और 4 3 12, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो भाई, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, यहाँ पे लिख लेना टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। जब इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो हमें डिटर्मिनेंट, एक बात का ध्यान रखना, हमें डिटर्मिनेंट उस रो या कॉलम से करना है जिसमें क्या मैक्सिमम जीरोज हो, ठीक है, किसमें मैक्सिमम जीरोज हो, चाहे वो मेरी पहली कॉलम में आए, चाहे दूसरी में आए, चाहे तीसरी में आए, या फिर कॉलम में आए, चाहे रो में आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई इस वाली कॉलम के अंदर 2 जीरोज हैं। अब जीरो क्यों, क्योंकि देखो जब हमने सोल्व किया था हमने ऐसे लिखा था 0 प्लस में दिस प्लस 0 इंटू दिस, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमें सिंप्लीफाई करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ जो पहला नंबर 1 नंबर बचेगा उसी की मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर इन दोनों के लिए जब सोल्व करूँगा तो 0 हो जाएगा कंप्लीट, सिर्फ एक 3 के लिए सोल्व करना है, ये ख़त्म और ये ख़त्म। कितना बचा मेरे पास में, 3 इंटू में 3 0 6 और 12, 3 सिंप्लीफाई करो कितना होगा, 3 इंटू में 12 36 माइनस 0, जब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 108, ठीक है। नाउ टेकिंग RHS, अब राइट हैंड साइड लेके चलना है, यानी 27 इंटू में A, तो 27 लो और A ये रहा मेरे पास में, निकालना भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गई, 4 एकम 4, ये बचेगा मेरे पास में कितना 1 0 2 और 4, यानी कि 27, और इनको सॉल्व करोगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 4 माइनस 0। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो भाई 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा मेरे पास में 108, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगी मेरे पास में। सिंपल वे से मुझे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 6 है आपका, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 3x3 की मैं डिटर्मिनेंट सोल्व करके दिखाया था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 3x3 का एक डिटर्मिनेंट सोल्व करके दिखाया था मैंने आपको, तो सेम उसी तरीके से मेरा पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है आपका, ये हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल एक्सपेंड करना है किसी भी एक या कॉलम का लोग, याद रखना जिस कॉलम या रो के अंदर मैक्सिमम जीरोज हैं उसके लोग एक्सपेंड करना आप लोग, ताकि मेरे पास में आंसर एक बार में आ जाए। जैसे हमने इसमें किया था भाई 3x3 की एक डिटर्मिनेंट थी, ठीक है, इसमें 2 जीरोज बनने थे इस कॉलम के अंदर, तो हमने क्या कॉलम वाइज एक्सपेंड कर दिया, बाकी 2 के लिए कितना है 0 लिख दोगे आप, 0 ही रहेगा वो तो, ठीक है ना, सेम आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर किसी में ना भी हैं, जो अगर कभी आप सोचने लग जाओ कि सर ने बोला था जिसमें ज़्यादा जीरोज हो, किसी में ना भी हो, तो आपकी मर्जी किसी भी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लेना प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा सेम। मैंने आपको पहले प्रूफ करके दिखा दिया कि आप रो वाइज करोगे तब भी आंसर वही आएगा और कॉलम वाइज करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सम बचता है मेरे पास में, वो और देखो अब मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, देखो वीडियो में सारे क्वेश्चन कराने पॉसिबल नहीं होते बेटा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है और सॉल्व नहीं हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन करके दूंगा साथ के साथ, ठीक है। मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 2 डिटर्मिनेंट इक्वल्स दे रखे हैं, 2 डिटर्मिनेंट इक्वल्स दे रखे हैं, सॉल्व करो। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो भाई, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 20, और यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा 2x², और 6 की जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 24, दोनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या करोगे, यहाँ से सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया 22 और ये 2x² माइनस के 24, इसको इधर ले आओ, -22 प्लस में 24 इक्वल्स टू 2x²। जब इनको सोल्व करोगे तो मेरे पास में कितना बचेगा +2, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x², ठीक है। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो बच्चे क्या लिखते हैं जनरली 1, ये की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के 1, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे पास ऑप्शन में आएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन,
कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस का 1। अब या तो x, तो ऑप्शन आएगा मेरे पास में 1, b -1, c +-1, d 0, कुछ भी दे सकते हैं। अब आपने सोल्व किया भाई, x क्या सोल्व करके 1 निकाल दिया, तो आप क्या करोगे, a को टिक कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना, हमें +-1 वाला टिक करना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब उसको आप देखोगे ना तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है इसका, सेम वाला, ठीक है। इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज को अगर आप खुद से पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज क्या है, एक टाइप से जैसे कि हमारे पास टेबल होती है ना कि भाई 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, इसी टाइप से मेरे पास में डिटर्मिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज है। अगर हम उन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो जो मेरे पास में जो डिटर्मिनेंट होगा उसको आप बिना एक्सपेंड करे सोल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसमें मेरे पास में एक 4 मार्क्स का सम आता है एक्सरसाइज 4.2 से, ठीक है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से 4.2 से, और वो भी इंपॉर्टेंट, और 100% फिक्स है, आएगा ही आएगा एक सम, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और क्वेश्चंस को अच्छे से समझना प्यारे बच्चों। जैसे कि हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट मैं खुद कराऊंगा, एक पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि सारे पार्ट पॉसिबल नहीं है सोल्व करा पाने यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक पार्ट मैं करूँगा, एक आप करोगे, एक मैं करूँगा, एक आप करोगे, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं हम, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास में आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज क्या है मेरे पास में, पहली प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की, ये मेरे पास मान लेते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, क्या है ये मेरे पास में कोई डिटर्मिनेंट है। जनरली कई बार डेल्टा से साइन से डिनोट कर देते हैं डिटर्मिनेंट को। तो ये कोई डिटर्मिनेंट है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या एक कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दी जाए तो ओवरऑल जब डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, यानी कि जैसे मैट्रिक्स के केस में क्या कहें, ट्रांसपोज कर दें, यानी कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यानी कि इनके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप तो ये दोनों, ये डिटर्मिनेंट 1 है और ये 2 है, तो डिटर्मिनेंट 1 और 2 कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखो, एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई मान लेते हैं मेरे पास में कितना है, भाई मैं 2 क्रॉस 2 को लेकर चल रहा हूँ भाई, 1 2 3 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो कितना है, 4 1 4 और माइनस के 6, कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अगर आप इसका इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, अब इसको इंटरचेंज कर दो, 1 3 2 और 4 हो गया। अगर अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो इस बार कितना आएगा, 4 1 4 -6 अगेन, तो कितना हो जाएगा, अगेन -2, ठीक है ना, अगेन -2। तो ये क्या हुआ, पहले रो का अगर मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, दोनों का जब डिटर्मिनेंट निकालना तो सेम आ रहा है, तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, ट्रू है, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर उसकी रो और कॉलम का अगर हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और उसके बाद डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो पहले वाला डिटर्मिनेंट और बाद वाला डिटर्मिनेंट दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, अगर कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3, ठीक है जी। अगर इसका डिटर्मिनेंट है, अगर इसको किस में चेंज कर दे, कोई भी 2 रो आपस में इंटरचेंज कर दी जाए, कि r1 को r2 की जगह लिख दूं और r2 को r1 की जगह लिख दूं, समझना क्या कह रहे हैं हम, कि इनके रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर इनकी रोज को अगर आपस में इंटरचेंज कर दो, किन्हीं भी 2 कॉलम को, याद रखा, कंफ्यूजन वाली बात मत रखना भाई, क्लियर कह रहा हूँ, किन्हीं भी 2 रोज को या फिर 2 कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या है, माइनस का साइन आ जाता है,
ठीक है, ये डिटर्मिनेंट 1 है, ये डिटर्मिनेंट 2 है, इसका अब डिटर्मिनेंट फर्स्ट आ गया निकल के। जब मैं डिटर्मिनेंट सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि A1 की जगह क्या कर दिया मैंने, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 सेम है। मैंने क्या कर दिया, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, R1 इज इंटरचेंज कर दी R2 के साथ में। तो अब जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो किसके बराबर होएगा, माइनस डिटर्मिनेंट फर्स्ट के बराबर होएगा। कि सेम होएगा लेकिन डिटर्मिनेंट फर्स्ट निकालेंगे हम इसका, ठीक है ना। यानी कि आंसर दोनों का सेम आएगा लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। देखो इसी को करके दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए। दोबारा से ये लिख चल रहा हूँ 1 3 2 4, ठीक है भाई। इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला था कितना, -2। अब क्या कर दे रहे हैं, इनको चेंज कर दे रहे हैं। 2 4 को ऊपर ले गए, 1 और 3 को नीचे ले आए, ठीक है। क्या कर दिए, चेंज कर दी, रो नीचे वाली रो ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई, ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना भाई, 3 to the 6 -4 सॉल्व करो, कितना आ गया 2, विच इज जस्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2, ठीक है ना। अगर ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट है तो किसके बराबर आ गया, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट के बराबर आ गया। जस्ट एक सॉल्व, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहली दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी मेरे पास में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब मेरे पास में आती है प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे पास में, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 कि कोई भी दो रो या कॉलम अगर एक जैसी आ जाएं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी जब हम सोल्व करेंगे, 0, ठीक है। एक बात तो ये प्रॉपर्टी थर्ड के अंदर आती है सारी बातें। या फिर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर पूरी एक रो या कॉलम पूरी 0 बन जाए, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर पूरी एक रो या कॉलम 0 बन जाए, या फिर 0 0 0 A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी मेरे पास में, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या फिर दो कॉलम एक जैसी हो जाएं, या कोई भी एक रो या एक कॉलम के अंदर के तीनों एलिमेंट अगर 3 क्रॉस 3 के अगर तीनों एलिमेंट 0 होते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। एग्जाम्पल देखो एक इसका, भाई मान लेते हैं मेरे पास में क्या है 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे 2 3 0, कुछ भी लिख लो। अब इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना भाई, फर्स्ट रो के लॉन्ग सोल्व कर रहे हैं भाई, फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो ये पूरी रो गई, ये गई, कितना बचा 0 और माइनस के 3, माइनस का साइन दूसरे वाला। इसको सोल्व करोगे तो ये पूरी रो ख़त्म हो जाएगी, 0 की 1 के साथ 0 और 2 की 1 के साथ -2, बाहर 1 चल रहा है, फिर प्लस का 1, अब ये पूरी ख़त्म हो जाएगी, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 और 2 की 1 के साथ -2, ये हो जाएगा -3 और ये कितना हो गया भाई माइनस माइनस प्लस के 2 और प्लस के 1, सॉल्व करोगे -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। कि दोनों कैसी थी 1 1। अगर यहाँ पे ऐसा होता 2 2 2 2 2 2 और यहाँ पे 4 8 7 6 कुछ भी होता, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहा होता तब भी आंसर मेरे पास में क्या है 0 आता, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में प्रॉपर्टी थर्ड की वेरिफिकेशन है। या फिर अगर मैं एक 0 रो को 0 कर देता 2 2 2 4 8 6, अगर मैं इसको अब सोल्व करता तो अब भी इसकी वैल्यू क्या है 0 आती। आप ये खुद से करके देखना एक बार, ठीक है ना, कि सर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है। हालांकि झूठ बोलते नहीं, पर आप चेक करके देखना, अपना वहम निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास में प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी फोर्थ क्या कहती है, प्रॉपर्टी फोर्थ कहती है मेरे पास में कांस्टेंट मल्टीपल। क्या, कांस्टेंट मल्टीपल के बारे में, कि अगर कोई एक डिटर्मिनेंट दे रखा है मेरे को A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर किसी एक कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना भाई, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था कि अगर मैं मैट्रिक्स के अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर रहा था 2 4 6 8, तो कैसे कर रहे थे 3 दूनी 6 3 चौक 12, 3 की 6 के साथ 18 और 24,
यानी इस 3 की सारे एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेंट के साथ अलग ऐसा नहीं होता, इसके साथ बिल्कुल अलग है कंसेप्ट। क्या कि इस के जो कांस्टेंट है तो इसकी एक पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। अगर मुझे 3 रो के साथ यानी पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो मुझे 3 बार के की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, पहले के की पहली रो के साथ, दूसरे के की दूसरे के साथ और तीसरे की तीसरे के साथ में, ठीक है ना, तब जाके क्या तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। अदरवाइज किसी भी एक नंबर की एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऐसा मेरे पास प्रॉपर्टी 4th कहती है। तो पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था ना भी, एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया था कि एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी थी, उसने कहा था 3a का डिटर्मिनेंट 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होता है, तो वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ठीक है ना, कि 3 ने अगर किसी मैट्रिक्स पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं इसका मतलब क्या है कि 3x3 के एक मैट्रिक्स से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 3 यहाँ से कॉमन निकला, एक 3 दूसरे से निकला, एक 3 तीसरे से निकला, तो कितना हो गया 27, तो ये 27 a के बराबर हो जाता था। तो ये डायरेक्टली अगर कई बार अगर ऑप्शन में आए ना तो बिना सोचे समझे सोल्व कर देना, ये बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये इसके बराबर होगा 27, डिटर्मिनेंट a के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली हमसे कई बार, ठीक है। ऐसी मेरे पास में है प्रॉपर्टी 5th। प्रॉपर्टी 5th कहती है कि किसी भी एक मैट्रिक्स के कोई भी एक रो या कॉलम को अगर हम 2 नंबरों के टर्म में लिख सकते हैं तो हम कर सकते हैं ऐसा। देखो ये है मेरे पास में A1 A2 A3, इसको हमने लिख दिया K प्लस में B1 K प्लस B2 K प्लस B3 C1 C2 C3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसे हम लिख सकते हैं क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस में A1 A2 A3 K 3 बार K और C1 C2 और C3, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर किसी भी एक रो या कॉलम को अगर 2 टर्मों में अलग अलग सेपरेट करके लिखें तो उन दोनों के सम के बराबर लिख सकते हैं। हमारे पास चलो इसका तो खैर कम ही यूज़ होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी 6th बचती है मेरे पास में, ये मेरे पास में प्रॉपर्टी 5th थी, प्रॉपर्टी 6th बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे पास में। प्रॉपर्टी 6th क्या कहती है, ध्यान से सुनो, कि अगर किसी रो एक डिटर्मिनेंट दे रखा है मेरे को, कि कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है मेरे को A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना भाई, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी 6 है मेरे पास में, ये कहती है कि अगर इनके आपस में रोज़ को अगर हम जमा घटा कर दें, कुछ कर दें ऐसा, तो पूरे डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं R1 को क्या लिख दूँ, R1 प्लस में R2, यानी कि अगर इसको क्या लिख दिया A1 प्लस में B1 A2 प्लस B2 और A3 प्लस में B3, सेकेंड वाली सेम है B1 B2 B3 एज इट इज़ है C1 C2 C3, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा और इसका डिटर्मिनेंट, ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, इनका एक दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं हम ऑपरेशन लगाने वाली, कि अगर हम किसी 2 या कॉलम में आपस में कोई ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। देखो जो मेरे पास में जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, एक्सरसाइज 4.2 जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका जो फर्स्ट जो मेरे पास में 6-7 तक के जो सम है, 1 to 7 तक के जो सम है वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसमें और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड एंड ए बी सी, ठीक है। हमें इसे डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड और प्लस में एक्स वाई जेड ए बी सी एंड ए बी सी, ठीक है। मेरे पास में एक प्रॉपर्टी थी 4th या 5th प्रॉपर्टी थी जो ये कह रही थी कि अगर किसी भी एक रो को या कॉलम को अगर हम 2 टर्मों में स्प्लिट कर सकते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। उसके बाद मेरे पास में जो 3rd प्रॉपर्टी थी जो ये कह रही थी
कि अगर किसी किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल यानी कि एक जैसी होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसे हम चेक करो इसमें क्या है, एक्स वाई जेड है और इसमें भी क्या है, एक्स वाई जेड है, यानी कि ये दोनों कैसी है, सेम। सिमिलरली इसमें भी ये दोनों टर्म कैसी हैं, सेम है। ठीक है, सिंस द 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल in both determinants, then the value is equals to 0। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस में 0 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख देना टेकिंग LHS, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू और RHS, हैंस प्रूव्ड ओनली। ठीक है पहले बच्चों, तो जो मेरे जो आगे के 5 to 6 तक के सम है वो सेम इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो आगे आते हैं, उनको देखते हैं एक बार। अब देखो बच्चों, ये है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ऐसी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, वो आप लोगों के लिए करना है। ठीक है ना, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। देखो भाई, मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी कैसे आएगा, a में से b को घटा दो, यानी कि इसको क्या ऊपर वाले में से घटा दो। ये हमारे पास में जो हमारी लास्ट 6th प्रॉपर्टी थी ना, कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो पूरे ओवरऑल डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेम उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे एंड यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे हैं कि R1 इज़ इंटरचेंज बाय R1 माइनस R2 और R2 इज़ इंटरचेंज बाय R2 माइनस R3। तो चेक करो भाई, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली जब नीचे वाले इसको घटाओगे बीच वाले में से तो ये भी 0 हो जाएगा, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये 1c और c स्क्वायर एज इट चल रहा है मेरे पास। ठीक है, अब क्या करोगे, 0 0 1 a माइनस बी एज इट इज, b माइनस सी एज इट इज, और लास्ट टर्म c। देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे इसको b माइनस सी और b प्लस सी लिख सकते हैं, और ये c स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। उसके बाद टेकिंग कॉमन a माइनस बी and b minus c from R1 and R2 respectively। ठीक है भाई, R1 R2 में से कॉमन ले लेना है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी निकल गया एक में से कॉमन, 0, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे a प्लस बी बचेगा। बीच वाली रो में से b माइनस कॉमन ले रहे हैं तो भाई यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे b प्लस सी बचेगा, और लास्ट है 1c और c स्क्वायर। मेरे पास ये 2 चीज़ें कॉमन निकल गई, a माइनस बी और b माइनस सी। 2 0 बनेंगी एक कॉलम में, इसे एक्सपेंड कर दो भाई, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, हम इसे क्या R1 के C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। जब C1 के लिए अलोंग एक्सपेंड करोगे, a माइनस बी और b माइनस सी चल रहा है भाई मेरे पास में। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास 0 प्लस 0 और प्लस 1, ये गया और ये गया, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना बचेगा, b माइनस सी माइनस के a और माइनस के b, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, b माइनस सी, कितना बचा, b प्लस ए, कितना बचा, c माइनस ए। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए था, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, मुझे भी यही चाहिए था, आ गया मेरे पास में, विच इज़ जस्ट इक्वल्स टू ओवर RHS, हैंस प्रूव्ड ओनली। ठीक है ना, सेम आपको नेक्स्ट वाले में जो उसका सेकंड पार्ट है, 8th क्वेश्चन का क्या है, सेकंड पार्ट है,
उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। तो उसमें ऑपरेशन क्या लगाओगे, उसमें लगाना C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, ठीक है ना। फिर C1 इज इंटरचेंज बाय दिस एंड C2 इज इंटरचेंज बाय दिस, क्योंकि उसमें क्या है ऐसे 1 1 1 1 इस तरफ है, इसको इसमें से घटाओगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, इसको इसमें से घटाओगे तो 2 टर्म 0 बन जाएंगी, थर्ड वाली टर्म बचेगी और इसके अलावा एक्सपेंड कर देंगे हम उसको, ठीक है ना। ट्राई करना एक बार खुद से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम डिक्टो सेम ऐसे ही है। अब चेक करो भाई, अब बच्चों की ना परेशानी रहती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि C1 माइनस C2 करें, C2 माइनस C3 करें, कैसे करें, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग हमें चलाना पड़ेगा। क्या कि भाई मुझे क्या चाहिए 5x + 4। अब 5x + 4 आएगा कैसे, कैसे आएगा, सोचो थोड़ा सा कैसे आएगा। आने का क्या तरीका है मेरे पास में कि भाई अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 2 और 2 4 और 1 5, 5x आ गया और 4 भी आ गया। अगर मैं रो वाइज जोड़ूँ तब भी ऐसा आएगा, कॉलम वाइज जोड़ूँ तब भी ऐसा आ रहा है। तो चॉइस आपकी है, कैसे कर लो, ठीक है। तो अगर हम करते हैं R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तीनों को भी एक साथ जोड़ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जब इन तीनों को आपस में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 5x + 4, ये भी 5x + 4 और ये भी 5x + 4, ये 2x एज इट इज, x + 4, ये 2x एज इट इज, ये 2x, ये भी 2x और ये x + 4 एज इट इज, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन निकाल दो, 5x + 4 हमने कॉमन लिख दिया, किस में से, पहले वाले रो में से। ये स्टेटमेंट लिख देना भाई, टेकिंग कॉमन 5x + 4 फ्रॉम R1, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो आराम से। तो इसलिए मैं उनको लिख नहीं रहा, यहाँ पे 1 बचा, 2x बचेगा, यहाँ पे भी 2x बचेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे x + 4 बचा, 2x से बचा, यहाँ पे x 2x और x + 4 बचा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, 4 - x, 4 - x घटा दो भाई। हम लगा रहे हैं ऑपरेशन किस में, कॉलम वाइज। C1 इज इंटरचेंज C1 माइनस C2 एंड C2 इज इंटरचेंज C2 माइनस C3, ठीक है ना। कर दो इंटरचेंज भाई। ये मेरे पास चल रहा है बाहर में 5x + 4, इनको करो भाई, ये 0 हो जाएगा। जब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, x - 4, और जब इसको घटाओगे कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाली कॉलम में से घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा। जब इसको इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा 4 - x, और ये भी कितना बचेगा, x - 4, ये 1 2x और x + 4 बचेगा मेरे पास में, ठीक है। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 0 माइनस कॉमन ले लो, इसे 4 - x लिख दो, ये भी 0 0, ये भी 4 - x, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 4 - x चाहिए। इससे जब माइनस कॉमन ले लो तो ये भी 4 - x हो जाएगा, ये 1 2x और x + 4 एज इट इज। अब क्या है, 4 - x टेकिंग कॉमन, क्या 4 - x फ्रॉम C1 एंड C2, C1 और C2 में से कॉमन ले दो भाई। तो 5x + 4 और 4 - x और 4 - x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे 0 - 1 0, 0 1 - 1 और 1 2x और x + 4, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया भाई, 4 - x का स्क्वायर। और ध्यान रखना भाई, जब मुझे ये मिल जाए ना तो इसका टोटल ऑटोमेटिकली 1 आएगा ही आएगा। आंख बंद करके लिख देना 1, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। जब भी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके लिख देना 1, ठीक है, इंटू में 1। वैसे करके भी देख लो भाई, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये खत्म, ये खत्म। -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1, और 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 0, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा मेरे पास में, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज जस्ट इक्वल्स टू ओवर RHS, हैंस प्रूव्ड ओनली, ठीक है ना।
देखो बच्चों, इस बार मेरे पास, मैं इस बार 11th का सेकंड पार्ट सोल्व करा रहा हूँ। कभी आप कहो कि सर तो पहला पार्ट सोल्व करा दे रहे हैं और सेकंड छोड़ दे रहे हैं, शायद पहला वाला आसान हो सेकंड वाला डिफिकल्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सेकंड वाला सोल्व करा देता हूँ। तो देखो भाई, इस बार क्या दे रखा है मुझे, x + y + z, ठीक है, और उसकी भी होल क्यूब, और 2 भी दे रखा है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। क्या दे रखा है, 2 भी दे रखा है भाई मल्टीप्लाई में। तो क्या करें, या तो 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, C1 इंटरचेंज C1 + C2 + में C3 आएगा। जोड़ोगे तो x भी जुड़ेगा y भी जुड़ेगा। जब मैं इस ऑपरेशन को लगाया तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा भाई, तीनों को जोड़ोगे तो मेरे पास आएगा 2x 2y और 2z। ऐसे ही यहाँ पे 2x + में 2y + में 2z, ऐसे ही यहाँ पर भी 2x + 2y + में 2z। यहाँ बचेगा x y + z + में 2x, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y और z + में x + में 2y। एक तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, निकल गया, ठीक है। उसके बाद x + y + z कॉमन निकाल लो। अब क्या बचेगा मेरे पास में, 1 1 1 x y + z + में 2x, x y और z + में x + में 2y, ठीक है ना। अब दोबारा से मुझे x + y + z चाहिए, क्योंकि भाई मुझे 3 बार चाहिए, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है। तो कैसे करोगे, हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं देखो, अगर इस रो को इसमें से घटा दूँ तो एक x कम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, x + y + z निकल जाएगा। ऐसे अगर एक बार इसको इसमें से घटा दो, x से x कट जाएगा, y से एक y कम हो जाएगा, और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं भाई, R2, ध्यान रखना भाई, R2 - R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R3 - R1, ठीक है ना। R1 से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों बार। तो इसको बाहर लेके चलो भाई, x + y + में z चल रहा है मेरे पास में, और जब मैं इसको इनमें से घटा रहा हूँ, ये ऊपर वाले एस टी रहेगी भाई, x y z, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना बचेगा, x + y + में z, यहाँ पे 0, यहाँ पे बचेगा 0 0 और x + y + z, ठीक है ना। टेकिंग कॉमन x + y + z फ्रॉम R2 एंड x + y + z फ्रॉम R3, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, x + y + z, x + y + z और x + y + में z, और यहाँ कितना बचेगा, 1 0 0 और ये बचा x और y, यहाँ पे 1 0 और 0 1। दोबारा से वही बात, देखो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया भाई, का होल क्यूब मुझे चाहिए था और ये मुझे मिल गया है, ठीक है ना। अगर अब इसे तुम एक्सपेंड करोगे तो आंसर 1 आएगा, बेशक करके देख लेना खुद से, ठीक है ना। ये काम आपके लिए, विच इज़ जस्ट इक्वल्स टू अवर RHS, ठीक है ना, हैंस प्रूव, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट सब कराने वाला हूँ वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। ये लगा लो गदर है, बिल्कुल पेपर में आने के उनके 100% चांस है कि एक क्वेश्चन इन तीनों में से आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है ना। इनको तो लिख लेना बेशक कॉपी में, वेरी वेरी महागदर, ताकि पेपर में आएगा ही आएगा भाई, ठीक है भाई। देखो ये है मेरे पास में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 NCERT का, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कैसे करना है इसको, हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं R1 इंटरचेंज R1 + में R2 + में R3। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास में आएगा 1 + में x + में x², ऐसे यहाँ पे भी 1 + x² + x, 1 + में x² + में x, नीचे x² 1 और x एज इट इज, ठीक है भाई। जोड़ के देख लो, 1 आएगा, x² आएगा, x आएगा, वैसे यहाँ पे x 1 x², x² 1 x और 1, तो मैंने सीक्वेंस में लिख दिया एक जैसा करके। टेकिंग कॉमन 1 + में x² + x फ्रॉम R1 से कॉमन निकाल लें, तो 1 + में x² + में x कॉमन निकाला मैंने, 1 1 1 x² 1 और x x² और 1, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे,
मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या भाई, R1 को अगेन इंटरचेंज R1 माइनस R2 और R2 इज इंटरचेंज बाय R2 माइनस R3, ठीक है ना। देखो अब जब मैं इसको ऑपरेशन को ऑपरेट करूँगा तो ये तो मेरे पास चल ही रहा है, मेरे पास 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इसको ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट करो भाई, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, 1 में से 1 गया 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको इसमें से घटाओगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर और 1, और हमें चाहिए 1 माइनस एक्स। थोड़ी सी एडजस्टमेंट बिठाओ, इसको हम लिख रहे हैं क्या भाई, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में एक्स, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ये भी 1 माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या करोगे, माइनस एक्स कॉमन ले लो, ये 1 माइनस एक्स बच जाएगा भाई, ठीक है। और ये 1 माइनस एक्स क्या है, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख दिया। ये x माइनस 1 है, इसको थोड़ा चेंज कर लो, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये भी 1 माइनस एक्स बन जाएगा, ताकि हमें कॉमन लेने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब टेकिंग कॉमन x माइनस 1 फ्रॉम R1 एंड R2, ध्यान रखना भाई, फ्रॉम R1 एंड R2 दोनों से ही कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, क्योंकि दो निकाले मैंने, ऊपर बची है 1 प्लस एक्स 0 और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और 1। किसी भी एक रो या कॉलम के लोगों को एक्सपेंड कर देना भाई, इन दोनों को मिलाने पे मेरे पास में क्या बन जाएगा, x माइनस 1 की होल क्यूब, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है। तो दूसरा बचा 1 माइनस एक्स। अब इस पूरे डिटर्मिनेंट को जब आप सोल्व करोगे किसी भी एक रो या कॉलम के लोग, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। बेसिक आप करके देखना एक बार, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, जब इन दोनों के आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अवर RHS, हैंस प्रूव्ड ओनली, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट सेशन में मेंशन कर दो बच्चा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट सम है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सम एक बार। देखो भाई थोड़ा सा ट्रिकी सम है, थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, जब हम आपके साथ तो डर की क्या बात, ठीक है। तो देखो भाई मुझे लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, बस ये प्लस हो जाए, बाकी सारी किंगा पार। तो इसके लिए देखो क्या करें हम, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं भाई, R1 और प्लस में B टाइम्स ऑफ R3 को, अगर इसको B से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में ऐड कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। देखो भाई 1 प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2ab, ठीक है, और माइनस के 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a, ये हो गया 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरी टर्म का एस उतार दिया भाई। इसको b से मल्टीप्लाई करना, जब b से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर, और इसको ऊपर वाले में ऐड करो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर ऐड हो गया भाई। इसको ऐड करोगे ऊपर वाले में ले जाकर तो प्लस माइनस माइनस रहेंगे, और कितना हो जाएगा 2ab। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई ये, और प्लस करें 1, इसको b से मल्टीप्लाई, b माइनस के b ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा सारा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया कितना, 1 प्लस में ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घटाओ कितना हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर, ये तो 0 बन गया। यहाँ पे बचा b, एक माइनस का b है एक प्लस का b है, कितना बचेगा, माइनस के b ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, और 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और 2a, ये 2b माइनस के 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से अगर b कॉमन निकाल दूँ, अगर इसमें से
b कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, देखो अगर मैंने माइनस बी कॉमन ले तो 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है भाई, देख लो मैं कहीं गलत ना हूँ। 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और 2a 2b माइनस के 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, किससे, R1 से निकल जाएगा। 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल गया भाई R1 से, यहाँ बच गया 101 सॉरी माइनस के b, नीचे बचा 2ab और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b और माइनस के 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार मैं भाई डायरेक्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। इस बार क्या करें, इसको a से मल्टीप्लाई कर लो नीचे वाले को और ऊपर वाले में से घटा दो, ठीक है ना। क्या करोगे, a से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में से घटाएंगे। तो 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चल रहा है भाई मेरे साथ में, ठीक है ना। एक लाइन खींच देता हूँ ताकि पता चल जाए। 1 0 माइनस बी भी ऐसे चल रहा है, इसको a से मल्टीप्लाई करा तो ये 2ab हो जाएगा, घटाओगे 0 हो जाएगा। ये कितना 2a स्क्वायर, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस के 2a स्क्वायर कितना बचेगा 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ऐसे इसमें करोगे तो यहाँ से माइनस a कॉमन लेता है, वहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, जैसे ठीक इस वाले टर्म में किया था हमने, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के a माइनस के a क्यूब और माइनस के a बी स्क्वायर। तो a कॉमन निकालोगे ना तो यही टर्म आ जाएगी बच के 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या निकाल दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 को कहाँ से R2 से कॉमन ले दोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 0 माइनस बी 0 1 माइनस ए 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। किसी भी एक रो और कॉलम के लोग एक्सपेंड कर दो भाई, आंसर मेरे पास में क्या आएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास में क्या आएगा बी स्क्वायर। बेसिक आप करके देखना, ठीक है। होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू ओवर RHS, हैंस प्रूव्ड ओनली भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक नेक्स्ट सम और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई एक ये सम और है हमारे पास में, थोड़ा सा महागदर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो इसमें कैसे करते हैं, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इससे A B C कॉमन निकाला हमने, पहली वाली से A कॉमन निकालने तो यहाँ बचेगा A प्लस में 1/A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। यहाँ से B कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा A B प्लस 1/B और C, और यहाँ से C कॉमन लोगे तो A बचेगा और B बचेगा, C प्लस 1/C बचेगा भाई, ठीक है। इनकी वापस मल्टीप्लाई करो किसके साथ में, कॉलम वाइज, A की पहले कॉलम से, B की दूसरे कॉलम से और C की तीसरे कॉलम से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ABC फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। जब करोगे, जब A की मल्टीप्लाई करोगे भैया हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1, ये A स्क्वायर और ये भी A स्क्वायर। जब B की यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर। और जब C की करोगे तो C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब एक ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, क्या कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 प्लस में R2 प्लस में R3 से, सॉरी R1 को नहीं C1 को, C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस में C3। जब इनको आपस में ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। यहाँ पे B स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे C स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे C स्क्वायर। यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे भी आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर,
और ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो कॉमन निकाल लो किससे, C1 से, ठीक है। तो 1 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो कॉमन निकल गया भैया। अंदर कितना बचा, 1 प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। किसी भी एक रो के लॉन्ग या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना और थोड़ा सा आसान बना ले करो एक्सपेंडेशन को। ऑपरेशन लगा दो भाई, R1 को इंटरचेंज कर दो R1 माइनस R2 और R2 को इंटरचेंज कर दो R2 माइनस R3। ये मेरे पास में सेम चल रहा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर 0। इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, -1, क्योंकि भाई बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। इसको इसमें से घटाओगे तो ये भी 0, बी स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1। ये 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। देखो जब इसको एक्सप्लेंड करोगे इसके अलॉन्ग में तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, इनकी ये 4 बचेंगे। -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1 और 1 की 0 के साथ 0, कितना बचेगा 1। तो वही कह रहा था कि इसको पूरे को सॉल्व करो कितना आएगा 1। तो ये पूरी टर्म विच इज़ इक्वल्स टू क्या आएगी मेरे पास में, 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ओवर RHS देन हेंस प्रूव्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्या 4.1 और 4.2 विद डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनके लिए भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी देख सकें, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।